बोल। 33 तो देख लिया ना। अब 33 बोल तू अब। हाँ हाँ जल्दी बोल, आर्टिकल नंबर 30। आप दोनों स्पीड बढ़ाओ लिखने की जल्दी। आर्टिकल नंबर 30 कोई बताएगा? कौन सी शिक्षा के लिए? अल्पसंख्यक के लिए क्या कर सकते हैं वो अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29। अपनी संस्कृति को, अपनी बोली को, अपनी लिपि को वो क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, जिस भाषा में चाहें उस भाषा में। हाँ। आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट एफ। हाँ, 19 फर्स्ट एफ। संपत्ति का अधिकार। अंकित पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या इन दिनों में? अब क्या पूछना है? जी बता। फर्स्ट एफ जी। ए हाँ, 19 फर्स्ट जी बता। हाँ। ना, वो तो इससे पहले चला गया ऐप से भी। हाँ, आजीविका का अधिकार। लिख दिया। तो फिर तुम दोनों बोली थी ना हम लिख लेंगे सर यूट्यूब से। चैनल नहीं मिला? क्लास नहीं मिली? कल ही तो अपलोड की थी, शनिवार को ही तो। चैनल में लिंक आता है। चैनल है आपके पास टेलीग्राम वाला? है ना? उसमें जो फर्स्ट, जो लास्ट वाला लिंक रहता है ना, वो क्लास होती है। अरे देखो, इसमें दो तीन प्रोविजन और रह गए थे। आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि पार्लियामेंट होती है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ये बना नहीं सकती है, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है। कोई मूल अधिकार ऐसा है जिसको ये चाहती है कि वो प्रभावी हो जाए, ज्यादा प्रभावी करना हो, तो उसके लिए क्या कर सकती है रे? कानून बना सकती है। ठीक, जैसे मान लो आर्टिकल नंबर अपन 16 की बात कर लेते हैं। 16 में क्या है रे? हाँ, लोक नियोजन कार्य, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे उनमें सबको बराबर अवसर क्या दिए जाएंगे? समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये चाहती है कि सरकार ये चाहती है कि आर्टिकल नंबर 16 को अधिक प्रभावी किया जाए। ठीक है, जिसको सभी को समान अवसर मिले। तो सरकार क्या कर सकती है? अनुच्छेद 16 का एक अधिनियम ला सकती है। ठीक है, एक्ट पेश करेगी और उस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? इसको अधिक प्रभावी कर दिया जाएगा। यदि जो लोग समान अवसर नहीं देते हैं उनके लिए या तो दंडित प्रावधान किए जाएंगे या और कुछ किए जाएंगे। तो वो शक्ति भी किसके तहत मिलती है? इसको, संसद को, आर्टिकल नंबर 35 के तहत। अब देखो रे, आपके आर्टिकल हो गए पूरे मूल अधिकार के। अब एक आर्टिकल बचा है सिर्फ और सिर्फ आपका, संपत्ति का अधिकार। कौन सा बताया? संपत्ति का। अब संपत्ति वाले अधिकार। अरे तो 31 में चार प्रोविजन है। ठीक है, 31 का जो पहला प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर 31। क्या है इसके? अरे आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31 ए, बी और सी।
ठीक है, अब देखो ये तो खत्म हो गया है, ये तो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये तीनों आज भी बने हुए हैं। ये तीनों वहां से जिन 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिर्फ ये हटा था अकेला। इसके साथ एक आर्टिकल और हटा था, वो बता सकते हो कौन सा हटा था? जब 31 को हटाया गया था, इसका सेम प्रोविजन एक आर्टिकल में और आया था। अभी मैं पूछा था आपको 19 फर्स्ट एफ में, ठीक है, तो जब आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट एफ इन दोनों को 44 अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था, रे हटा दिया गया था। ठीक है, ये आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखो 31 क्या बोलता है, 31 ये बोलता है, पहले 19 फर्स्ट एफ की सुनो, कि आपको अपनी संपत्ति रख सकते हो, जैसा चाहो उसको बेच सकते हो, आपको उसके ऊपर कोई व्यापार खड़ा करना है, व्यापार खड़ा कर सकते हो। ये बात कौन सा बोलता है आपका? 19 फर्स्ट ऐप बोलता है। 31 बोलता है कि यदि आपकी संपत्ति कोई खा गया है तो आप सरकार में क्या कर सकते हो? चुनौती दे सकते हो, हाई कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था आपका 31, कि यदि कोई संपत्ति का अधिकार आपका खा गया है, कोई संपत्ति आपका खा गया है, सरकार खा गई हो चाहे और कोई खा गया हो, आप क्या कर सकते हो? रे चुनौती दे सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, वहां कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। अब देखो सरकार को दिक्कत यही थी, इसके इसलिए हटाना था। अब देखो इसको हटाने का कारण क्यों था? 31 फर्स्ट जो ए है ना, ये एक बात बोलता है, और सबसे बेहतरीन बात यही बोलता है कि कोई भी निजी संपत्ति, कोई भी प्राइवेट संपत्ति है, उसको सरकार ऑक्यूपाई कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, जब चाहे तब कर सकती है। सरकार का पहला प्रोविजन है कि जब भी सरकार को कोई निजी संपत्ति पसंद आई, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, उनको शक्ति कौन देता है? 31 से देता है। अब सरकार ने निजी संपत्ति ऑक्यूपाई कर ली तो किसका विरोध हो रहा है? 31 का विरोध हो रहा है ना। ठीक है, तो लोग कहां पहुंच जाएंगे रे? कोर्ट में। ठीक है, इसलिए इसको हटाना जरूरी हो गया था। दूसरी बात, ये निजी संपत्ति पे ही बात नहीं है, कोई भी निजी व्यापार, कोई भी किसी व्यक्ति ने कोई प्राइवेट अपना बिजनेस बना रखा है, ठीक है, और वो बिजनेस फिलहाल वेल सेटल है, ठीक है, और सरकार को लगता है कि यदि मैं इस बिजनेस को ऑक्यूपाई कर लूं तो 2 रुपए की इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सरकार उसको बढ़ा निजी, उसका क्या कर देगी? राष्ट्रीयकरण कर देगी, उठा के नेशनलीकरण कर देगी, उसको नेशनलाइज कर देगी। ये आज से किसकी संपत्ति हो गई है? देश की संपत्ति हो गई है। मेरे को बता सकते हो इसका प्रयोग किसने किया था सर्वाधिक राष्ट्रीयकरण करने का? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ना। उस टाइम पे कुछ प्राइवेट बैंकों को भी क्या कर दिया गया था? गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया था। किसके तहत? 31 के तहत। इसके अलावा एक और किया हुआ है जिसको सरकार ने अभी वापस प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, एयरलाइंस। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस थी, ठीक है, पहले किसकी थी? टाटा की थी। टाटा से अधिग्रहण किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई करके अब जब वो उनसे नहीं चली, ठीक है, तो वापिस अब किसको दे दिया गया है? वो टाटा को दे दिया गया है। ठीक है, तो सरकार चाहे तो आज भी किसी भी निजी व्यापार को उठाए क्या कर सकती है? राष्ट्रीयकरण कर सकती है, उसका नेशनलाइज कर सकती है कि आज से क्या हो गया, ये देश की संपत्ति है, ये इंडिया की संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, 31 बी बोलता है कि यदि 9 शेड्यूल याद है? 9 शेड्यूल याद है? क्या बोलती है? कोई बताएगा मेरे को? है ना, ये बनाई क्यों गई थी कि किसी भी यदि अधिनियम को आपको जुडिशियल रिव्यू से बचाना है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन से बचाना है, तो आपको 9th शेड्यूल में क्या करना पड़ेगा? उसको रखना पड़ेगा। तो 31 बी बोलता है यदि किसी एक्ट को, किसी भी अधिनियम को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, और सी बोलता है, ये सी है ना, ध्यान रखना रे, ये सी अब आपको है ना आगे वाले काम आएगा सब में। कौन से में? जब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा ना अब आपको, ठीक है, डीपीएसपी पढ़ेंगे अपन, उसमें सर्वाधिक काम आने वाला यदि आपका आर्टिकल है तो ये यहां से 31 सी काम आएगा। 31 सी क्या बोलता है कि 39 बी एंड सी, 2 आर्टिकल बोल रहा हूं, 39 बी एंड सी, ये आपको समझ में आ जाएंगे जब आगे पढ़ेंगे। इनमें एक में तो बात की गई है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, एक में भूमि सुधार अधिनियम लागू करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। ये 2 बातें की गई हैं।
तो बोलता क्या है, 31C बोलता है, ये जोड़ा गया है, पहले नहीं था ये, अब जोड़ा गया है कि 39B एंड 39C में जो उद्देश्य लिखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, सरकार उनको प्राप्त करना चाहती है। सरकार ऐसा चाहती है कि ये सभी के लिए हो, लागू हो। अब देखो, यदि होंगे ना समान कार्य समान वेतन, तो कोई ना कोई लॉ ऐसा बनेगा जो आर्टिकल नंबर 14 का विरोध करेगा। आपको 14 पढ़ा गया था, आपको याद है? विधि के इक्वलिटी फॉर बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी के जो समानता है वाला तो याद है आपको? ठीक है, तो होगा क्या, यदि आप किसी को समान कार्य के लिए समान वेतन लेके आओगे ना, तो ऐसा कानून जरूर बनेगा जो किसी ना किसी एक चीज का विरोध करेगा। ठीक है, और वो किसका उल्लंघन माना जाएगा? आर्टिकल नंबर 14 का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। तो ये सीधा कहता है, 31C कहता है, यदि 39B एंड C, 39B एंड C के लिए सरकार कोई कानून बनाती है और उस कानून को बनाते समय यदि आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 31, ठीक है, इनका उल्लंघन हो गया है, क्या हो गया है? इनका उल्लंघन हो गया है, तो वो उस उल्लंघन की वजह से इन्हें असंवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, ये कानून मान्य होंगे। ये इसमें लिखा हुआ है 31C में। अब दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि 31C के अनुसार कौन से दो आर्टिकल के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव को सरकार प्राप्त करने के लिए सरकार चाहती है कि ये जनता के पास बराबर पहुंचे, तो कौन से आर्टिकल का सरकार हनन कर सकती है? आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 31। 31 कौन सा? ये वाला, ये वाले नहीं, ये वाला। ठीक है, अब ये रहा नहीं है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं फिर भी, तो इनका क्या कर सकती है सरकार? हनन कर सकती है। यह आपका संपत्ति का अधिकार है, जिसमें 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको और इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। और कहां रख दिया रे इन दोनों को उठा के? 300A भाग 12, इसमें रख दिया है रे भाग 12 में। पार्ट नंबर 12 में आज के दिन ये मौजूद है। और आपकी CGL का पिछली बार का क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को हटा के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रख दिया गया है? 300A। यदि जो व्यक्ति आर्टिकल पूछ सकता है वो पार्ट पूछ सकता है कि कौन से पार्ट से उठाए, किसमें रख दिया है, तो कौन से हटाया गया है इसको? पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 है कि 4 है? ये अभी जो पढ़ रहे हो कौन सा है? 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 से किस में उठा के रख दिया आपने? पार्ट नंबर 12 में। ठीक है, और अमेंडमेंट कौन सा है? ये 44। देखो, सर्वाधिक जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके 42 एंड 44, ये दो आपको बहुत परेशान करेंगे, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। लगभग मैं आपको पढ़ा के ले आया हूं, ये अब आपके काम आने वाले ये नहीं है। इनके जो सारे प्रोविजन थे वो या तो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, या जो राज्य को अपन परिभाषा पड़ गया है, तो एक 7वां और याद रखना। 7वां बताया कोई मेरे को? 7th अमेंडमेंट, 7वां है? हाँ, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों की पुनर्गठन स्थापना की गई थी, जिसमें 4 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, 4 सीरीज के। उनको कितनी सीरीज में बांट दिया गया? 2 सीरीज में, एक स्टेट एंड एक दूसरा यूटी। कितने स्टेट बनाए गए थे रे? 14। और यूटी 6। यूटीओ के नाम हिमाचल, त्रिपुरा, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है, 3 यूटी ऐसी हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और 3 यूटी ऐसी हैं जो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश, एक त्रिपुरा और एक मणिपुर। ये आज के दिन क्या है? पूरे के पूरे स्टेट है। ठीक है, और ये तो दिल्ली एंड इसके अलावा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये आज भी क्या बनी हुई है? यूटी बनी हुई थी, पहले भी यूटी बनी हुई है। ध्यान रखना, दिल्ली को उपराज्य का दर्जा प्राप्त है। ये कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से राज्यों को उपराज्य का दर्जा प्राप्त है, तो बता सकते हो? सब स्टेट, आज के दिन सब स्टेट कितने हैं? दिल्ली 21वें से 23वें से हटा दिया था 1971 में। मैंने एक दिन हिंट दिया था आपको, याद करने का तरीका बताया था कि सब राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपके सब स्टेट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे यूटी याद करो जिनमें विधानसभाएं हैं। अब बताओ कौन कौन सी यूटी हैं जिनमें विधानसभाएं हैं?
जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। पांडिचेरी नहीं है आजकल, वो पुडुचेरी है। ठीक है, ये तीन जहां है, क्या है रे, यहाँ लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिन यूटी में लेजिस्लेचर होती हैं उन्हें सब राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ये अब याद कर लेना, उप राज्य के दर्जे होते हैं इनके पास, इनके अलावा किसी को भी उप राज्य के दर्जे नहीं है। ठीक है क्योंकि कुछ कानून देखो, एक तो होती है यूटी, इसके ऊपर पूरा का पूरा सेंटर का कंट्रोल है कंप्लीटली। जहां विधानसभा नहीं होती है, जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, तो चंडीगढ़ के ऊपर पूरा का पूरा किसका कंट्रोलर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसा चाहेगी वैसा होगा। लेकिन जहां लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा होती है, उनको कुछ कानून उनको दे दिए जाते हैं जिससे, लेकिन ध्यान रखना यहां भी मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर उपराज्यपाल के पास होती है। सब गवर्नर के पास यहाँ सबसे ज्यादा पावर होती है, मुख्यमंत्री को जब जाए वैसे नचाएगा। एग्जाम्पल आपके पास केजरीवाल। ठीक है, ध्यान रखना, जो सब स्टेट होते हैं यहाँ सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है रे, उपराज्यपाल के, गवर्नर साहब के पास होती है। ये मुख्य सचिव की नियुक्ति करके, अभी केजरीवाल को ऐसे नहीं निपटाया गया, केजरीवाल के ऊपर मुख्य सचिव दो नियुक्त हुए थे, उन्होंने दोनों ने जांच की थी आबकारी नीति की, उसके बाद में निपटाया गया है। ठीक है, तो ये आपका 31 नंबर आर्टिकल है, लिखना चालू करो। किसमें है, समझा नहीं मैं। सूची में कैसे आएगा ये, सूची में नहीं आएगा ना, वो भूमि सुधार अधिनियम आते हैं। देखो मैं बताऊं, संपत्ति और भूमि सुधार अधिनियम में दोनों अलग अलग हैं, ये चीज एक तो पहले ये बात समझ लेना। देखो रे, ये आर्टिकल नंबर 35 है, ये 35 का वो प्रोविजन जो बने, आपको भी समझाया था कि संसद संसद कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यह राज्य विधानमंडल को नहीं है। यदि सरकार चाहती है कि कोई मूल अधिकार विशेष प्रभावी हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए कानून बना सकती है, लेकिन कानून बनाएगा कौन, संसद बनाएगी, ना कि राज्य विधानमंडल बनाएंगे। और निम्न मामलों में कानून बनाने के अधिकार हैं, जैसे यह अनुच्छेद संसद के मौलिक अधिकारों के तहत, ये लाइन मत लिखना रे, ये मत लिखना, हाँ, यह अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों के तहत अपराधों की सजा को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। ध्यान रखना, देखो कानून में कटौती, एक चीज दिमाग में फिट कर लो रे, संसद है ना, संसद वो फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को कम कर सकती है, ज्यादा कम सारे के सारे कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। यदि किसी व्यक्ति ने विरोध कर दिया तो उसकी सजा का प्रावधान भी कौन करती है, संसद ही करती है। कानून बनाने का प्रावधान सारी की सारी शक्तियां संसद को है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। हम्म, सेंटर दूर आ रहे हैं क्या तुम्हारे इस बार, सीपीओ के सेंटर दूर आ रहे होंगे इस बार। क्या पता, कई जने ग्रुप में रो रहे थे, बोले मेरे को अहमदाबाद टेक दिया, सूरत टेक दिया, वडोदरा टेक दिया। उनके घूमने की चॉइस थी पहले से, घर वालों से पैसे लेके हम जाएंगे घूमने, ऐसे तो घर वाले जाने नहीं देते हैं, साथ किसी को लेके जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। नहीं आता, आईआईटी का आ सकता है, आईआईटी, क्योंकि आईआईटी की एग्जाम विदेश में लगने लग गई है अपने इंडिया वाली। दुबई की आईआईटी का एडमिशन अपने भारत की एग्जाम से होता है। लिख दिया रे। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और है, बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी का एक सेंटर दुबई में है, उसकी एग्जाम इंडिया कंडक्ट करवाता है, यहीं कंडक्ट होती है। आप चाहो तो वहां के सेंटर से पढ़ के आ सकते हो यदि एग्जाम पास कर ली तो, लेकिन आईआईटी पास करना इजी है, बिट्स पिलानी की एग्जाम पास करना बहुत माथा फोड़िया काम है,
क्योंकि अकेले भारत वाले नहीं देते उसको, पूरा विदेश देता है। अमेरिका के लड़के भी यहाँ पढ़ने आते हैं बिट्स पिलाने में। एक दो मिल जाएंगे आपको पक्के। लिख दिया रे। ये आर्टिकल नंबर आपका 31। ये आपका 19F है, 19 फर्स्ट एफ है। ये आर्टिकल नंबर 31 आपका। ये दोनों आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन दोनों को हटा के 44 से कहाँ टेक दिया? अरे 300A में टेक दिया। यदि आपको कोई पूछ ले कि 300A में आज के दिन कितने आर्टिकल समाहित हैं, तो 2 आर्टिकल समाहित हैं, 19 फर्स्ट एफ एंड 31। अगले संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, अभी बता देता हूँ। कब का है? संडे। आज कितनी तारीख है? 24 है क्या? 30 को होगा फिर। 30 को है या 1 को है? तो 30 को और एग्जाम कब कब की सीपीओ की? 27 28, 2 ही दिन है ना। फेज 12 की तो कोई दे रहा होगा, कोई पता नहीं। फेज 12 के पेपर देखने थे कैसे आ रहे हैं। कोई देख के आया कोई फेज 12 के एग्जाम आपकी जानकारी में? अच्छा वो अच्छा मैथ में आता है। जीके जीएस के क्वेश्चन पूछना उसको। आपका कोई साथ में कोई एग्जाम देख के आ रहा हो फेज 12 की, सीएचएसएल की, ठीक है, और या सीपीओ की, तो उनके क्वेश्चन जरूर उठाया करो, वहां से पूछा करो कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी ने कोई पैटर्न तो चेंज नहीं कर दिया है? क्योंकि कैट की जो एग्जाम करवाती है ना जो एजेंसी, वो सरप्राइज बहुत करती है, ध्यान रखना। वो आपको बताएगी नहीं मैं पहले कैसा पैटर्न दूंगी, वो नया ही पैटर्न लेके आएगी आपको एंड टाइम पे, तब समझ में आएगा, बोले अच्छा ये हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको आने वाले दिनों में मैथ में, बैंक के एग्जाम में तो आने लग गए हैं, मैथ में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि ऑप्शन नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल ऑप्शन नहीं आएंगे। आने वाले दिनों में देख लेना आप, ये मैं दावा कर रहा हूँ। सी सेट का पेपर डाला था मैंने अपने चैनल में, वो पेपर डाउनलोड करना, उसमें आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन ऑप्शन 10 के 10 के एक ही हैं। वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलना चालू हो जाएंगे। ये मान लेना चाहे सीजीएल से मिलना चालू हो जाए, चाहे 1 साल में मिलना चालू हो जाए, 100% मिलना चालू हो जाएंगे। इक्वेशन से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन अलग आएगा, 2 इक्वेशन आएंगी, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे। क्या पहली इक्वेशन से क्वेश्चन होगा, क्या दूसरी से होगा, क्या दोनों से होगा, क्या एक से होगा, ऐसे क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे अब। जिसमें जो ये कई टीचर ये बोलते हैं ना कि ट्रिक वाले जो सर करवाते हैं, ठीक है, अपने चौधरी से तो ट्रिक से करवाते ही नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो ये ट्रिक से करवाते हैं ना, उनकी धज्जियां उड़ने लग जाएंगी अब। ये 2 लिख दो। 31 ये है कि जनहित में राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है तथा यह सभी प्रकार के निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। और 31 भी बोलता है जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इनका। एक्ट विच हैव बीन प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल दे कैन नॉट बी जुडिशियल रिव्यू। इस शब्द का सर्वाधिक प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया था रे, नेशनलाइज का। उन्होंने बहुत संपत्तियों को उठा उठा के राष्ट्रीयकरण किया था। पहले 1992 से पहले,
ठीक है। 1992 से पहले सरकार की एक नीति हुआ करती थी कि व्यापार करना निजी आदमी का काम नहीं है, सरकार का काम है। इसलिए जब भी कोई बड़ा बिजनेस होता था ना, उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता था साथ में ही। इसीलिए भारत की 1992 तक आर्थिक नीति बहुत बुरी रही है। इकोनॉमिकल रिव्यू बहुत बुरे रहे हैं। जब इन्होंने अपने लिए विदेशी मार्केट खोले थे, उसके बाद में ही भारत का जो सही ढांचा निकल के आया ना, वो बाद में आया है। ये देन है हर्षद मेहता की। उसी व्यक्ति ने सरकार को सजेस्ट किया था कि आप विदेशी नागरिकों को यहाँ फंडिंग के लिए आने दीजिए। चाइना ने पहले बंद कर दी, लेकिन चाइना ने 79 में ओपन कर दी थी अपनी। इसलिए तो वो अपने से 10 साल आगे चलता है हर मामले में। मैं कल डेटा पढ़ रहा था, $3.9 ट्रिलियन का उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है अभी पिछले वित्त ईयर में, और वो अपने भारत के बजट से ज्यादा है। इंडिया का देखो, मान लो 100 व्यक्ति, अपन मैं युवा बोलता हूँ तो युवा में ध्यान रखना, लड़कियां ये सब शामिल हो जाते हैं। 100 ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करके निकले हैं, ठीक है। उनमें से 85% तो पक्की गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करेंगे। लिख के दे रहा हूं मैं आपको। बचे 15%। इनमें 15% में 10%, 5% ऐसे हैं जिनके परिवार के खानदानी बिजनेस हैं, वो उनको ऑक्यूपाई करेंगे। और 10% ऐसे हैं जो या तो किसी परिवार की वजह से प्राइवेट नौकरी में स्टेब्लिश हो गए, या कोशिश कर रहे हैं अपना काम खड़ा करने की। 85% लोग पढ़ने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। ये एक्चुअल रेशियो है सरकार का। कोई ये चाहता ही नहीं है कि मैं सेकेंडरी काम साथ में चलाऊं, कि यदि मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं मेरे काम को चला लूंगा। ऐसा कोई चाहता ही नहीं है। और मैं जिस दिन सेकेंड ईयर में हुआ था ना, मैं उस दिन से पैसे कमाने लग गया था। मेरा सीधा काम है, अपना पैसा अपनी जेब में होना चाहिए। हाँ रे, लिखो आगे। ये 31C है ना रे, इसको याद रखना। ये बहुत आर्टिकल नंबर 39 और बी को सुरक्षित यही आर्टिकल करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है रे। 39B और C के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए सरकार कौन से आर्टिकल को हनन कर सकती है? हम्म हम्म कितने? अब तक 284 के आसपास है। हाँ, 282 या 84 है, देखना पड़ेगा कितने। 84 है शायद। शुरू में तो 13 थे, अब बढ़ा बढ़ा के उनको 284 कर दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब अपन वो डेट है ना अपनी 24 अप्रैल वाली, 24 अप्रैल 1973 वाली, उसको यदि माने तो कितने बच्चे हैं पता नहीं, क्योंकि उसके बाद में बहुत रखे गए थे। जब मार्शल लॉ लागू होता है तो क्या जनरल लॉ समाप्त हो जाते हैं? यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ अप्लाई हो गया है तो क्या जनरल लॉ समाप्त हो जाएंगे? सामान्य कानून हो जाएंगे। मार्शल लॉ लागू होते ही आर्मी कानून लागू हो जाता है। जो जनरल लॉ होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जनरल लॉ का अर्थ होता है पुलिस वाले कानून, ठीक है। लेकिन जब इमरजेंसी अप्लाई होती है तब ये कानून समाप्त नहीं होते हैं, तब ये बने रहते हैं, स्टेब्लिश रहते हैं अपने पूरी तरीके से। लेकिन सरकार चाहे तो पुलिस वालों के पावर कम या ज्यादा कर सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। इसका एग्जाम्पल है जे.एंड.के। जब जे.एंड.के 370 हटाई गई थी तो पुलिस वालों को एसपी तक को डंडे दे दिए गए था, तो मैं उनकी गनें छीन ली गई थी। उनके पास गन नहीं थी उस टाइम पे 6 से 7 महीने तक।
तो जो जिसके तहत उसको प्रमोशन दिया होगा है। हाँ तो वो उसका क्या विशेषाधिकार का हनन होता है पुलिस रिव्यू में। हाँ पुलिस, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट नौकरी में लगने के बाद में ना कुछ बंदिशें आपके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। तो तू क्या चाह रहा है? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 2017 के कानून को उठा के उनको बर्खास्त कर दिया ना, दोनों को माफीनामा हो गया था, फिर भी कर दिया। फिर वो एसपी, वो एसपी होगा जिसका प्रमोशन होके डीएसपी से बना होगा, वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होके आया होगा। हाँ पक्का। देखो डायरेक्ट एसपी को कांस्टेबल नहीं बना सकते। जो आदमी नियुक्त हो क्या है ना, यानी एग्जाम दे के आईपीएस से बन के आया है, वो जो व्यक्ति प्रमोट होके गया है ना डीएसपी से, उनको हटा सकते हो आप, क्योंकि उनके अधिकार राजे के पास में हैं, और किसी को नहीं कर सकते। अरे अभी अभी नहीं किया था क्या? एक को भी किया ना हमने, राजस्थान में भी तो किया है। ऐसा ही बना दे था, मैं आपको बता रहा था। उसका एसआई का प्रमोशन हो गया, एसआई की ट्रेनिंग लेने चला गया। ठीक है, बाद में पता चलता है कि इसने जो तथ्य पेश किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, हाँ क्या हो गया तुम दोनों के? किसको एसपी डीएसपी बनानी है? बताओ जल्दी बताओ, अभी तो प्रमोशन हाथ में है। कलेक्टर ज्यादा जाऊंगा, साइन को नहीं होऊंगा हम कागजात में। हाँ तो उसने गोगा मेडी वाले केस में गलत तथ्य पेश किए, उसका प्रमोशन हो गया था। ट्रेनिंग ले रहा था बंदा, ट्रेनिंग से उठा के बोला इधर आ वापिस, और कांस्टेबल बना दिया, और प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसके ऊपर। ये आपका 44 अमेंडमेंट रहा रे। उन्नीस सौ अठहत्तर के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 के में अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ एंड अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार के शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300 एम में क्या कर दिया गया रे, रख दिया गया, और इसे कौन सा अधिकार, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना रे, संवैधानिक या जो आपका विधि के अनुसार विधायी अधिकार, ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप इसको। वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल अकेले भारतीयों को नहीं प्राप्त है। यही आर्टिकल है केवल जो अकेले भारतीयों को प्राप्त है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अरे इसको स्टार लगा लेना, स्टार के इसको 7 स्टार लगा लेना, बहुत आता है। कि निम्न में से वह आर्टिकल कौन से हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? और ध्यान रखना रे, ये शब्द खा सकता है वो, उसके हक में ये शब्द खाना। यदि आपको ये बोल दे कि वे अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो नागरिक का अर्थ क्या है? भारतीय नागरिक। यदि वो विदेशी नागरिक की बात करेगा तो वो आपको गैर शब्द जोड़ेगा रे, नॉन सिटीजन जोड़ेगा साथ में। जो आप नए बैठे हो आज, ये फंडामेंटल राइट्स के लास्ट क्लास है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात मैं अभी बता देता हूँ। अब दो आगे बात आएगी, वो आएंगे इमरजेंसी के प्रोविजन, यानी वे इमरजेंसी के प्रोविजन जिनमें फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा। ठीक है, तो 358 कहता है कि जब राष्ट्रीय इमरजेंसी लगती है, ठीक है, युद्ध के दौरान, तो सरकार
तो पहली बात तो जो आपको 19 आर्टिकल में जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिक, सबसे ध्यान रखना 19 के आर्टिकल की जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी, ऑटोमेटिक, कोई रोकने वाला ही नहीं है उनको, ठीक है। लेकिन 44 अमेंडमेंट में एक सुधार किया गया था। 44 अमेंडमेंट में एक लाइन जोड़ दी गई कि सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक विद्रोह हुआ है, उसमें यदि आप नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो तो मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। लेकिन यदि युद्ध के दौरान, वॉर के दौरान यदि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है तो सारे के सारे मूल अधिकारों को आप डाइजोल कर सकते हो। दूसरी बात, प्रेसिडेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके जिस मूल अधिकार का वोलेशन करना है वो उसका वोलेशन करवा सकता है। ध्यान रखना, मूल अधिकारों को नेशनल इमरजेंसी के दौरान हटाने की पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होती है। अगला ये क्वेश्चन बना सकता है कि नेशनल इमरजेंसी आपातकाल के दौरान यदि किसी फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करना है, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? पहला ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री, और तुम्हारे दिमाग में रहेगा वही फिट कि हाँ प्रधानमंत्री करेगा। ध्यान रखना, ना तो प्रधानमंत्री करता है ना मंत्री परिषद करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, वो ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। दूसरी बात, यदि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो ध्यान रखना, यदि सरकार कोई कानून बना रही है, जो बात बोल रहा हूं वो ढंग से सुन लेना, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, सरकार कोई कानून बना रही है तो सरकार को ये लिखना पड़ेगा कि यह कानून नेशनल इमरजेंसी के दौरान बनाया गया है, ठीक है। यदि वो यह लाइन नहीं लिखती है तो वो कानून मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी हटेगी तो वो जो बनाया गया कानून था ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यदि वो ये लाइन नहीं लिखेंगे कि हाँ ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान बनाया गया है तो वो कानून नहीं हटेगा, और नहीं हटा तो फंडामेंटल राइट्स का क्या वो चलता रहेगा? वोलेशन चलता रहेगा। इसीलिए ये 44 में एक बात लिखी गई थी कि यदि सरकार लॉ बनाना चाहती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, उनके जरूरत पड़ गई है कि हाँ ये लॉ भी बनना चाहिए, इसकी बहुत अतिरिक्त आवश्यकता है, तो सरकार को उस लॉ के ऊपर पहले ये लिखना पड़ेगा कि यह कानून नेशनल इमरजेंसी के दौरान बना है, ठीक है। अर्थात जब हटेगी तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ये दो प्रोविजन और हैं, ये लिख दो आपके। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ध्यान रखना, बस इस शब्द का प्रयोग करना है। जिस दिन प्रेसिडेंट साहब है ना आके और ये कह देना कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। अर्थात अब आपको बोलने की, पहली बात तो संघ बनाने की समाप्त हो जाएगी, आजीविका की समाप्त हो जाएगी, ठीक है, बोलने की, प्रेस की सारी एक साथ क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। आप बोल नहीं सकते उसके बाद में। लेकिन सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दिन यदि आप आर्मड रेबिलेशन हुआ है, ठीक है, यदि उसके दौरान यदि नेशनल इमरजेंसी अप्लाई की गई है तो आर्टिकल नंबर जो 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा, वो बना रहेगा। लेकिन यदि नेशनल इमरजेंसी, ध्यान रखना ये नेशनल इमरजेंसी है वॉर के दौरान, युद्ध, तो आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। बाकी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो सारे एक साथ समाप्त किए जाते हैं, बस ऑटोमेटिक सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये वो पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाती है, नेशनल इमरजेंसी। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जितनी भी लेजिस्लेचर होती हैं स्टेट की, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं? अरे समाप्त, डाइजोल हो जाती हैं, वो एक भी नहीं बचती है। इसका प्रयोग करेगी सरकार आने वाले दिनों में, इसी कार्यकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं बताऊं कैसे करेगी आपको। सरकार चाहती है एक देश एक चुनाव, चाहती है ना, ठीक है, तो होगा क्या? अभी हर स्टेट के चुनाव क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। जैसे राजस्थान का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, सबके अलग होते हैं। एक लाने के लिए इनके जो लेजिस्लेचर हैं उनको सबको भंग करना पड़ेगा, और भंग करने के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने पड़ेंगे,
तभी चुनाव संभव है एक साथ, अन्यथा चुनाव संभव नहीं है। दूसरा, एक दो आर्टिकल में संशोधन होगा, सबसे बड़ी बात। लिख दिया रे। आर्टिकल नंबर 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिसूचना जारी कर कर राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखो रे 44 अमेंडमेंट में एक बात और जोड़ी गई कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 के तहत दिए गए मूल अधिकारों का निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अन्यथा देखो बताऊं, यदि इनका हनन हो गया ना 20 और 21 का, तो सरकार किसी भी व्यक्ति को जेल में डालेगी और अंदर मार देगी, किसी कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये 20 और 21 ही बचाते हैं पुलिस वालों से, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से अधिकार हैं? वही वे अधिकार हैं जब यदि व्यक्ति के द्वारा क्या हो जाता है रे, क्राइम हो जाता है, और क्राइम के दौरान उसको बचाना है। तो क्राइम के दौरान बचाने के लिए कौन आएगा? 20 या 21। ये कौन सा है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता वाला। और वो कौन सा है? 20 वाला, अपराध के दौरान दोष मुक्ति वाला जो काम है। ठीक है, तो दोनों के दोनों अपराध से संरक्षण देगा वो, और ये आपको जीने का अधिकार देगा। यदि ये अधिकार आपसे छीन लिए गए तो फिर सरकार कुछ भी कर लेगी। तो ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ दिया गया था कि प्रेसिडेंट चाहे ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 का क्या कर दिया जाएगा रे, हनन कर दिया जाए, वायलेशन हो जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। बावन में, हाँ ये 59 है। ये वो प्रोविजन है, कुछ देखो बताऊं, 352 से लेके 360 के जितने भी प्रोविजन है वो सारे इमरजेंसी के प्रोविजन है, सारे के सारे। अब मेन देखो, राष्ट्रीय आपातकाल इम्प्लाइड होता है, वो होता है 352 के तहत। ठीक है, अपन प्रेसिडेंट शासन लगाते हैं, ठीक है, स्टेटों में, वो 356 के तहत। अब उनके कुछ प्रोविजन है वो इनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 358 कहता है कि भाई 19 ऑटोमेटिक डायजोल हो जाएगा, तो अब 352 के तहत लगेगा, तो 19 को हटाया कौन? 358 हटाएगा। ठीक है, तो जिस दिन नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होती है उस दिन देखना आर्टिकल नंबर लिखे हुए आते हैं साथ में। हाँ, ये आर्टिकल नंबर ये शक्ति दे रहा है, ये आर्टिकल नंबर ये शक्ति दे रहा है। और साथ में देखो, जब मूल अधिकारों का सस्पेंड किए जाते हैं, पहले तो ये प्रोविजन नहीं था, 44 अमेंडमेंट में जोड़ा गया। ठीक है, मोरारजी देसाई के द्वारा, ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया हुआ है 44। 42 किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, 44 किया हुआ है किसके? मोरारजी देसाई के द्वारा। क्योंकि पहली बार सरकार को ये लगा, पहली बार लगा था नेताओं को कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी पावर होती है, वो इंदिरा गांधी ने दिखाई थी। 352 का असली मजा इंदिरा गांधी ने दिखाया कि हाँ 352 क्या चीज है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था कि बहुत से लोगों के साथ अन्याय हुआ है नेशनल इमरजेंसी में। ठीक है, तो यदि 20 और 21 सस्पेंड हो गए ना, तो ये मान लेना वो व्यक्ति जेल में बंद हो गया है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो आप ये पूछने का अधिकार भी नहीं है कि हमारा जो आदमी तुम लेके गए थे वो है कहाँ, यदि 20 और 21 सस्पेंड हो गए तो। इसलिए ये बचाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो रे, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर लास्ट स्लाइड लिखना। पहला क्वेश्चन कि नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो गई है, ठीक है, तो वह आर्टिकल बताइए जो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो गया। आर्टिकल नंबर 19, ऑटोमेटिक। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करना है। नेशनल इमरजेंसी का नाम लिया ना प्रेसिडेंट साहब ने, तो अपने को ये सोच लेना कि आर्टिकल नंबर 19 तो गया, इसको तो कोई बचाने वाला नहीं है। बच्चे 20 और 21, इनको विदाउट नोटिफिकेशन के द्वारा भी क्या नहीं कर सकते आप? सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 20 और 21 बने ही रहेंगे चाहे नेशनल इमरजेंसी कितने दिन चले। ठीक है, अब बच्चे कौन से? 20 और 21 को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन कैसे होगा? प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा। तो जो क्वेश्चन ये है कि ऑटोमेटिक डायजोल कौन सस्पेंड कौन सा हुआ? 19। जो कभी होंगे ही नहीं वो कौन कौन से हैं? 20 और 21। देखो क्वेश्चन आता है, ये एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि वे आर्टिकल बताइए जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड नहीं किया जा सकते, वो कौन से हैं आपके? 20 और 21। 19 ऑटोमेटिक जाएगा, इसके अलावा जितने भी रह गए हैं पीछे वो सारे के सारे
नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। लगता है सरकार को कि हाँ सस्पेंड करने हैं तो करेंगे, ध्यान रखना एक सस्पेंड जरूर करेंगे रे। यदि मैं प्रेसिडेंट हूं तो आर्टिकल नंबर 14 जरूर खाऊं, क्योंकि उस टाइम पे मैं जो कानून बनाऊंगा वो उसको रोकेगा। हाँ, ये आपका जो मैं अभी आपको लाइन समझा रहा था एक, कि यदि पार्लियामेंट इमरजेंसी के दौरान, देखो यदि मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है, ठीक है, उस समय संसद कोई विधि बनाती है, विधि का अर्थ क्या है, लो, कोई विधि बनाती है जिसमें मूल अधिकारों का हनन होता है, ऐसी विधि बना रहे हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, वोलेशन किए जा रहे हैं। तो इस विधि में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाई गई विधि है, ठीक है। यदि ऐसा उल्लेख है तो ही ये विधि मान्य होगी, अन्यथा ये विधि मान्य नहीं होगी। यदि ये लाइन लिखी हुई है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के जो चल रही है उसके टाइम में हम ये बना रहे हैं, तो ही ये मान्य होगी, अन्यथा ये मान्य नहीं होगी। ये लाइन लिख दीजिए, आपके आर्टिकल पूरे हो गए हैं। फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट, संशोधन के समेत कंप्लीट है। आपको मेरा इतना दावा है, यदि आपके एसएससी में फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि अभी भी जाए तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। यदि अभी भी क्वेश्चन बाहर जाए फंडामेंटल राइट्स, तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने है ना सिर्फ और सिर्फ इसमें जो खाया है वो खाए हैं केस, आप वो केस नहीं पढ़ाए। एसएससी के लिए तो मैं कह रहा हूँ एक नंबर का काम है, रेलवे के लिए बहुत है, आरएस परी तक तो बहुत है, क्योंकि जो केस है ना, वो केस जो केस का विस्तृत जानकारी वो मेंस में आती है, यहाँ नहीं आती। पॉलिटी, ये संविधान जिंदा है, ये चीज साबित करते हैं वो केस। अब जो कोई पॉलिटी पढ़ाता है ना, तो जो केशवानंद भारती वाद हुआ था, अब इस केशवानंद भारती शायद निपट गए होंगे या जिंदा हैं, पता नहीं है। उस आदमी का कितनी बार नाम ले दिया अपन ने, जितनी बार तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नहीं लेते अपन। तो यदि व्यक्ति को जानकारी हो तो व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं बदल सकता, बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर सकता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती। कौन सा? हाँ, मिनरल मिल्स का विवाद है इनमें। हाँ, लेकिन वो है ही नहीं यार, क्यों पढ़ाऊँ। एमरजेंसी प्रोविजन पढ़ाएंगे ना जिस दिन, 352 से 360 की बात करेंगे, उस दिन थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा जरूर आपको। वैसे मैंने जैसे बालाजी राघवन केस बताया है, मेनका गांधी वाद आपको बताया है, मैं बताता आपको सारे आया हूँ कि कौन से में क्या क्या हुआ है। बालाजी राघवन तो शायद मैंने लिखवाया भी आपको। हाँ रे, कॉपियाँ बंद कर दो। टाइम कितना बचा है? कौन सा? डिसीजन लेने में? देखो, पर्सनली देखेंगे तो इंदिरा गांधी, और देश के तरीके से देखें ना मोदी साहब, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जो अपने आप पे अप्लाई हो रहे थे। अब जैसे नेशनल इमरजेंसी, वो उनका खुद का एक किस्सा था अपने आप को बचाने के लिए। उस टाइम का सबसे बेकार नेता लगता है मेरे को जेपी। हाँ, सिर्फ उसके एक कथन की वजह से मेरे को सबसे बेकार नेता लगता है वो, पुलिस वाला। बोले पुलिस वालों को हड़ताल में शामिल हो जाना चाहिए ना। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आप उसके दिन बाद में आपके, यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो फिर तो आप कोई भी स्टेटमेंट जारी कर दोगे। वो खतरे होते हैं। हाँ रे, मैं जिसको पूछूं वो बोलता जाना। आर्टिकल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखते हैं कितना कॉपियां बंद, कितना आगे याद है। हाँ, आर्टिकल नंबर 12,
कौन कौन शामिल होता है राज्य में? डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन कौन इंक्लूड होगा इसमें? संसद, सेंटर की कार्यपालिका एंड विधायिका, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यूनियन की, स्टेट की लेजिस्लेचर एंड यूनियन। इसके अलावा वो बॉडीज जो सरकार के अधीन क्या करती हैं, अरे कार्य करती हैं, जैसे एग्जांपल वो बॉडीज जो सरकार के अधीन कार्य करती हैं, संवैधानिक संस्थानें, वो तो सारे निकाय हो गए, सारे जितने बॉडी जो नगर निगम पंचायत समिति वो तो आगे सारे। वे निकाय जो सरकार के अधीन एक स्टेट के अधीन रह के कार्य करते हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल, ठीक है, ये सारे के सारे किस में शामिल हो जाएंगे रे? आर्टिकल नंबर 12 में। या ऐसी कोई संस्था जो कुछ समय के लिए सरकार के अधीन कार्य कर रही है, बाद में हट जाएगी, तो वो जितने दिन अधीन कार्य करती है वो किस में शामिल होगी रे? 12 में शामिल होगी। तो यदि ये संस्थानें आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या कर देती हैं रे? हनन करती हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो? चुनौती दे सकते हो। व्यक्तिगत यदि पर्सनल आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप चुनौती नहीं दोगे। आर्टिकल नंबर 13, 13A, 13B, 13C, फोन बंद। संसद कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संविधान के अनुरूप या फंडामेंटल राइट्स के अनुरूप नहीं हो। तो 13A तो बोलता है संविधान लागू होने से पहले यदि कोई विधि ऐसी चल के आ रही है, ऐसा कानून चल के आ रहा है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर, ठीक है, तो जो पहले चल के आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उस असंगति तक जहां तक वो गलत है वहां तक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो घोषित हो जाएगा। और यदि बाद में बनाया है तो यदि संसद ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया है जो मूल अधिकार क्या करता है रे? हनन करता है, तो उस असंगति तक, उस जहां तक वो गलत है वहां तक क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 14, हाँ पहले ये बताओ आर्टिकल नंबर 13 में जो विधि की परिभाषा दी हुई है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जो लॉ की परिभाषा की, हाँ लॉ में कौन कौन आएगा? डेफिनेशन ऑफ लॉ, किसमें आता है? 100 में तो विधि के समक्ष वो समानताएं वो हैं कि हाँ कौन समान होगा कौन नहीं होगा, कौन सी नेगेटिव थ्योरम देता है कौन सी पॉजिटिव थ्योरम देता है। 13 में देखो रे, एक्ट, जितने भी एक्ट अधिनियम पेश किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं रे? लॉ, कानून बनते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी होते हैं वो सारे के सारे किसके होते हैं? जितने भी रूल बनाती है सरकार, सब रूल बनाती है, ठीक है। या कोई ऐसी ट्रेडिशन, जो ऐसी कोई प्रथा चलती हुई आ रही है जो कानूनी मान्यता रखती है, समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसी कोई ट्रेडिशन, ऐसी कोई प्रथा जो कानूनी मान्यता रखती है वो किसमें शामिल हो जाएगी? 13 की विधि के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समयता और विधि के समान संरक्षण, ठीक है। विधि के समक्ष समयता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, क्योंकि ये क्या बोलता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, सारे कानून के क्या है? समक्ष हैं, और कोई भी ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है जिनको कोई ना कोई विशेष प्रोविजन दे दिए गए हो कि हाँ आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी है विधि के सम्यक समता, इक्वलिटी फॉर बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये आती है, ये कहां से ली गई है रे? ब्रिटेन से। ये कौन सी व्याख्या करती है? नेगेटिव, नकारात्मक व्याख्या करती है हमेशा। ध्यान रखना, संविधान में यदि आपको कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि कौन सी चीज नेगेटिव व्याख्या कर रही है और कौन सी चीज पॉजिटिव व्याख्या कर रही है, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? यदि कोई चीज किसी को रोकती हो, स्टॉप करती है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, ठीक है, या उसमें नई शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो वह नेगेटिव थ्योरम लेके आते हैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे, जो अपन जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको कहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव थ्योरम देते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या देते हैं? पॉजिटिव थ्योरम देते हैं। क्योंकि मूल अधिकार कैसे कहते हैं तू ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। तो ये रोकते हैं, मूल अधिकार सरकार को कानून बनाने से रोकते हैं, जबकि डीपीएसपी सरकार को कानून बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जो चीजें कानून बनाने में सहायता प्रदान करती हैं, रोकती नहीं है सरकार को, वो सारी की सारी कैसी होती है रे? पॉजिटिव होती हैं। और जो रोकती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो विधि के सम्यक समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये रोकती है,
ठीक है, ये कहती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, नहीं का शब्द हो गया तो नेगेटिव थ्योरम है। और जो विधि के समान संरक्षण है, जो इक्वलिटी फॉर बिफोर प्रोटेक्शन लॉ है, वो ये कहता है कि यदि कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम का समझ गए कि दोनों व्यक्तियों ने मर्डर किया है, तो 302 के तहत या तो उम्र कैद या सजाए मौत, ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति इसमें क्या नाम हो, जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये एक बात और बोलता है, इसमें स्पेसिफिक कैटेगरिया होती हैं कि हाँ इन व्यक्तियों के ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है। यदि ये अपने कार्यकाल के दौरान किसी का मर्डर कर दें, ठीक है, तो इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक ये अपने पद के ऊपर बैठे हैं। जिस दिन ये अपने पद से हट जाएंगे तभी इनके ऊपर क्या होगी, रे कार्रवाई होगी। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है, कुछ ऐसे बेस हैं जिनके आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हो, जैसे कास्ट, जाति, ठीक है, धर्म, रिलीजन के आधार पर, ठीक है, लिंग, जेंडर के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस के आधार पर, ठीक है, और मूलवंश, इनके आधार पर आप किसी भी के साथ भी क्या नहीं कर सकते हो, रे भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक, ये तो 15(1) था, 15(2) क्या था, कोई बताएगा मेरे को? हाँ, जो आपकी स्टेप वेल्स होते हैं, ठीक है, वेल्स होते हैं, जो पब्लिक वेल्स होते हैं, ठीक है, कुएं, ऐसे पब्लिक जो आपके सार्वजनिक कुएं होते हैं, बावड़ियां होती हैं, तालाब होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, और ये आपके होटल्स या रेस्टोरेंट होते हैं। ठीक है, यदि व्यक्ति कोई यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको इस आधार पर मना नहीं कर सकते कि तू फलाने धर्म का है, तू फलानी जाति का है, इस आधार पर आप उसको स्टॉप यानी रोक नहीं सकते हो, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 क्या है, सभी के लिए समान अवसर। लोक नियोजन कार्य जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकार जनरेट करती है, उनमें सभी को बराबर इक्वलिटी क्या दी जाएगी, समानता दी जाएगी। ठीक है, ये बोलता है आपका 15(1). 15(2) क्या बोलता है, वही 5 भेदभाव ऊपर वाले, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, बर्थ प्लेस, इनके आधार पर आप किसी भी सरकार कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी कि इस नौकरी में मुस्लिमों को आरक्षण, मुस्लिमों का प्रोविजन नहीं है, या हिंदुओं के लिए नहीं है, या फलानी जाति के लिए नहीं है, या फलानी भाषा वाले के लिए नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 16। 17 क्या है, डोंट टच माई बॉडी। ठीक है, ऐसी व्यवस्था का अंत कि डोंट टचेबिलिटी, यानी जो पहले छुआछूत की भावनाएं चला करती थी, वो सारी की सारी समाप्त कौन करता है, आर्टिकल नंबर 17। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, तो जो आपका पूर्ण अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, वो कौन सा, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18, टाइटल्स ऑफ एंड ऑफ टाइटल्स, जो उपाधियों का अंत होता है, वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, रे समाप्त कर दिए जाएंगे। जिसमें एक डिफाइन किया गया था, कौन सा केस रे, बालाजी राघवन, याद है आपको, यहाँ आया था बालाजी राघवन केस। ठीक है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि जो पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, ये भारत रत्न होते हैं, ये किसी प्रकार के वो नहीं है, क्या नाम है, टाइटल्स नहीं है, ऑनर्स हैं। ठीक है, ये व्यक्तियों के सम्मान है, ऑनर्स हैं, ना कि टाइटल्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी शिक्षा के अनुरूप मिले हुए हैं। दूसरा 18 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि किसी व्यक्ति को आप एजुकेशन एंड आर्मी की उपाधियां दे सकते हो, जैसे डॉक्टर की उपाधि एजुकेशन देती है, ठीक है, या किसी और चीज की उपाधि देती है डॉक्टर, जैसे पीएचडी की, आपको बीएससी की, एमएससी की, ये उपाधियां मिली हुई हैं कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, ये उपाधि है, ध्यान रखना रे, ये उपाधि है ग्रेजुएट होना। ठीक है, मैं 12वीं पास हूँ, ये उपाधि है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ये उपाधि है। ठीक है, मैंने किसी चीज में एमफिल या और कुछ कर लिया है, तो मेरे को क्या मिल गई है, डॉक्टर की उपाधि मिल गई है, तो मैं डॉक्टर, ये उपाधियां है मेरी, ये शिक्षा देती है। जैसे कोई मेजर है, कर्नल है, ठीक है, सूबेदार बना हुआ है आर्मी में, ये उनकी आर्मी के द्वारा दी गई क्या है, उपाधियां, अशोक चक्र दे दिया और दे दिए, ये उनकी उपाधियां हैं। तो इनका प्रयोग क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को पद्म भूषण दिए मिल चुके हैं, ठीक है, और वह अपने नाम से पहले, अपने नेम के पहले और बाद, ना तो आफ्टर ना बिफोर, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। यदि वो करता है तो ये टाइटल्स उसे वापस, ये ऑनर्स उसे वापस लौटाने होंगे। ठीक है, दूसरा कितने पद्म भूषण ये भारत रत्न दिए जाते हैं, 120। कितने दिए जाते हैं भारत रत्न, मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 3। लेकिन मरणों उपरांत जो व्यक्ति मर गए हैं वो शामिल नहीं होंगे, जो एनआरआई हैं वो शामिल नहीं होंगे, जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते। इनको छोड़कर 120 व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिंदा व्यक्ति 120 भारतीय। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, थोड़ा सा क्या को ऊपर की जा रही है, थोड़ा रिविजन करवा दें। हाँ, आर्टिकल नंबर 19, 67 बोलो, 6 के 6, ऐसे चुपचाप नहीं रहना, 6 की 6 बोलो, 19 फर्स्ट, 1 की 6 की 6 स्वतंत्रताएं बोलो जो आपको मिली हुई है। फर्स्ट,
वाक व अभिव्यक्ति आपको बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता देता है। दूसरा, हाँ इसी के अंदर बोलो, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरी, विज्ञापन की स्वतंत्रता। चौथी किसकी? चुप रहने की स्वतंत्रता। इसके अलावा फोन टेप के विरुद्ध, और एक सूचना का अधिकार, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें आपके 19 फर्स्ट ए में है। फर्स्ट भी शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। अरे धरना वाला ऊपर चला गया है, उसमें धरना वाला जिसमें हड़ताल शामिल नहीं है, शांतिपूर्ण सम्मेलन, लेकिन जिसमें क्या शामिल नहीं होने चाहिए? हथियार शामिल नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, सी संघ बनाने का अधिकार, जैसे आपने कोई कंपनी बना ली, कुछ एनजीओ बना लिया, ये सारी की सारी पावर कौन देता है आपको? आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट। सी। डी, अबाध संचरण, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। ई, कहीं भी आपको आजीविका उसका आवास का अधिकार, रहने का अधिकार, ठीक है। और एफ अभी हम पढ़ रहे थे, संपत्ति का अधिकार। और जी, आजीविका का अधिकार, ठीक है। ये सारे के सारे आपको कौन देता है? 19 नंबर आर्टिकल। 20 अभी आपको मैं बता रहा था, कौन सा है 20? दोष मुक्ति, अपराध के यदि आप क्राइम हो गया तो आपको बचाएगा कौन सा? 20 और 21। 21 से कब जोड़ा गया? 86 संशोधन कब हुआ? 2002, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा छोटे बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए। और अधिनियम पेश कब किया गया था? 2009। और पारित कब हुआ था? लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। जिसमें क्या कर दिया गया कि आरटी के तहत, ठीक है, राइट ऑफ एजुकेशन के तहत 25% बच्चे जो गरीब तबके के आते हैं वो निजी स्कूलों में क्या पढ़ेंगे? रे फ्री पढ़ेंगे, और उनकी वेतन भत्ते सरकार देगी, ठीक है। यह आपके 21 तक मैंने करवा दिए। 22, 23, 24 ये आप करोगे, ठीक है। रिवीजन कर लेना, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हो गए हैं? अरे कंप्लीट हो गए हैं।